साल 1989 में जापान का निक्केई इंडेक्स अपने सबसे ऊंचे स्तर पर था। जापान एक ग्लोबल पावरहाउस बन चुका था। दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 8 जापान की थी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में जापान ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया था। अमेरिका के मशहूर रॉकफेलर सेंटर जैसे लैंडमार्क जापानी मालिकों के अधीन थे, जो जापान की ताकत का प्रतीक बन चुके थे। ब्लेड रनर जैसी हॉलीवुड फिल्में भी एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रही थी जहां जापान का दबदबा होगा। ऐसा लग रहा था कि राइजिंग सन, जापान कभी नहीं डूबेगा। लेकिन 1990 आते आते सब कुछ टूट गया। निक्केई इंडेक्स की कीमत 38% गिर गई और करीब $2 ट्रिलियन का नुकसान हो गया। 2024 तक भी जापान की सैलरीज उस लेवल तक नहीं पहुंच सकी जो उन्होंने अपने आर्थिक चमत्कार के समय देखी थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी तेजी से उभरता देश इतने बुरे हाल में आ गया? दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान पूरी तरह तबाह था। फैक्ट्रियां बर्बाद, लोग बेघर और अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। अमेरिका को डर था कि जापान भी चीन की तरह कम्युनिस्ट न बन जाए, इसलिए उन्होंने वहां तेज सुधार लागू किए। उन्होंने ज़ाइबत्सु, जिन्हें कुछ परिवार चलाते थे, को तोड़ा, जमीनों को आम लोगों में बांटा और जापान को एक एक्सपोर्ट पावर हाउस में बदल दिया। कोरियन वॉर के दौरान जापान को सप्लायर का रोल मिला और सरकारी सपोर्ट के साथ सस्ते लोन दिए गए, जिससे उद्योग तेजी से बढ़े। 1953 से 1957 के बीच जापानी उत्पादों का एक्सपोर्ट 143% तक बढ़ गया, जो अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से तेज था। 1970 तक जापान ने सस्ते सामान से हटकर हाईटेक और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए। सोनी, टोयोटा और पैनासोनिक जैसी कंपनियां दुनिया भर में पॉपुलर हो गई। जापान की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त बूम आया। लोगों की लाइफस्टाइल भी बदली। लुइस व्यूइटन और हर्म्स जैसे ब्रांड्स जापान में खूब बिकने लगे और टोक्यो लग्जरी शॉपिंग का हब बन गया। उसी वक्त अमेरिका अपनी आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था और डॉलर की वैल्यू तेजी से बढ़ने लगी थी। इसी के चलते 1985 में प्लाजा अकॉर्ड्स साइन हुआ, जिसके तहत जापान को अपनी करेंसी येन की वैल्यू बढ़ानी पड़ी। लेकिन यही कदम जापान की मुश्किलों की शुरुआत बन गया। जैसे ही येन की कीमत बढ़ी, जापान का एक्सपोर्ट महंगा हो गया और इंडस्ट्री को झटका लगा। सरकार ने इसका समाधान निकालने के लिए ब्याज दरें घटाकर 2.5% कर दी। इतनी कम दरें पहले कभी नहीं देखी गई थी। इस सस्ते कर्ज ने शेयर मार्केट और रियल एस्टेट में बबल बना दिया। जमीन की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई और बैंक सरकार की शह पर बिना सोचे समझे लोन बांटते गए। 1980 के आखिर तक बबल अपने चरम पर था। फिर 1990 में यह फूटा और सब तबाह हो गया। निक्केई इंडेक्स में करीब $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ और रियल एस्टेट में $3 ट्रिलियन की गिरावट आई। सरकार की प्रतिक्रिया धीमी और कमजोर रही। उन्होंने फेल होती कंपनियों और बैंकों को बंद करने की जगह उन्हें सपोर्ट देना शुरू कर दिया। इसी वजह से ज़ॉम्बी बैंक पैदा हुए, जो घाटे वाली कंपनियों को लोन देते रहे और सिस्टम कमजोर होता गया। 1999 तक सरकार ने बैंकों को कोई बड़ा फंड नहीं दिया। तब तक बुरे लोन जीडीपी के 10% तक पहुंच चुके थे। फिस्कल पॉलिसी भी ढीली रही। सरकार ने कई बार स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किए, लेकिन सही जगह पर निवेश नहीं हुआ। अधिकतर पैसा गांवों की सड़कें और प्रोजेक्ट्स पर खर्च हुआ, जबकि शहर, जो असली विकास का इंजन थे, उन्हें नजरअंदाज किया गया। 1997 में टैक्स बढ़ा दिया गया, जिससे कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस और भी गिर गया और देश दोबारा मंदी में चला गया। 2000 के बाद जापान डिफ्लेशन, मंदी के जाल में फंस गया। बैंक ऑफ जापान ने जीरो इंटरेस्ट पॉलिसी लागू की, लेकिन इसका भी कोई खास असर नहीं हुआ। 2001 में क्वांटिटेटिव ईजिंग की शुरुआत हुई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नीतिगत नाकामी के अलावा जापान के कॉरपोरेट और कल्चर सिस्टम ने भी बड़ी भूमिका निभाई। बैंकों, कंपनियों और सरकारी संस्थानों के बीच आयरन ट्रायंगल जैसा रिश्ता था, जिसने कंपटीशन और इनोवेशन को रोक दिया। घाटे में चल रही कंपनियां भी सस्ते लोन से जिंदा रहीं और अच्छे पैसे का इस्तेमाल गलत जगह होता रहा। जापान की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो कभी दुनिया में लीड करती थी, वो भी बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम नहीं मिला पाई। वर्क कल्चर में इनोवेशन से ज्यादा लंबी शिफ्ट और सीनियरिटी को महत्व दिया गया। इससे कंपनियां फ्लेक्सिबल नहीं रहीं
और इंटरनेशनल कंपटीशन में पिछड़ गई। जनसंख्या की बात करें तो जापान की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी और बूढ़ी होती आबादी ने और दिक्कतें बढ़ा दी। 1995 से जापान की काम करने वाली आबादी 10% से ज्यादा घट चुकी है और 2024 तक हर चौथा नागरिक 65 साल से ऊपर है, जहां बाकी देश लेबर की कमी को विदेशी मजदूरों से भरते हैं। जापान अपनी होमोजेनिटी, एकरूपता पर अड़ा रहा, जिससे उसकी आर्थिक संभावनाएं सीमित हो गई। जापान की कहानी दुनिया के बाकी विकसित देशों के लिए एक चेतावनी है। इतनी जबरदस्त तरक्की के बाद भी उसने गलतियां की। उधार पर बहुत ज्यादा निर्भर हुआ, इनोवेशन की जगह सट्टेबाजी पर भरोसा किया और जरूरी सुधारों को टालता रहा। आज भी जापान को कम वेतन, कम इनोवेशन और घटती आबादी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जापान का अनुभव बताता है कि जो देश बदलाव को स्वीकार नहीं करते, वो ठहराव और गिरावट का शिकार हो जाते हैं। अगर जापान बदलाव को अपनाता है, तो फिर से सूरज चमक सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। Like, comment, and subscribe.